वही बात हो गई गुरुदेव, पहला वाला वक्फ पैक्ट जिन्ना ने बनाया 1913 में, जिन्ना वाला वक्फ पैक्ट चला 1954 तक। तो 500 साल की मुगलों की गुलामी और 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी, 700 साल की गुलामी में वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़। कितनी थी? 1954 की बात कर रहा हूं। जैसे 1954 में नेहरू जी ने नया वाला वक्फ पैक्ट बनाया, उसके बाद प्रॉपर्टी बढ़ना शुरू हुई। फिर इंदिरा जी ने उसको बदला, फिर उसके बाद में राजीव गांधी ने बदला, फिर नरसिम्हा राव ने बदला, फिर मनमोहन सिंह ने बदला, और आज की डेट में वक्फ प्रॉपर्टी है 40 लाख एकड़। तो 700 साल की गुलामी में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी? 50,000 एकड़। और 75 साल की आजादी में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी हो गई? 40 लाख एकड़, 80 गुना बढ़ गई। कोई बता नहीं रहा है कि हमारे पूर्वज वक्फ किए। जितने सक्षम लोग हैं, अल्टीमेटली जमीन तो वही देगा जिसके पास जमीन होगी, गरीब आदमी थोड़ी जमीन देगा। जो सक्षम है वो बता नहीं रहे हमारे पूर्वजों ने कितना दिया, और प्रॉपर्टी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? घटिया कानून के कारण। वैसे ही संविधान की गलत व्याख्या के कारण मुगल 500 साल में 1000 मदरसा खोल के गए थे, और 75 साल की आज़ादी में 3 लाख मदरसे खुल गए। अंग्रेज 200 साल की गुलामी में 1000 मिशनरी स्कूल खोल के गए, और 75 साल की आज़ादी में 3 लाख मिशनरी स्कूल खुल गए। ये भारत के लिए ठीक नहीं है, भारत की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है, भारत की परंपराओं के लिए ठीक नहीं है। इसको रोका नहीं गया तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा, इसको रोका नहीं गया तो देश विरोधी हर चीजें बंद नहीं होगी। अल्टीमेटली अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि बचपन में जो चीजें हम पढ़ते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम सुनते हैं और जो हम देखते हैं, उसी से हमारा व्यवहार बनता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, अंग्रेजी में कहावत है। अगर नाक से कूड़ा गया, मुंह से कूड़ा गया, आंख से कूड़ा गया, कान से कूड़ा गया, तो बाहर क्या आएगा? कूड़ा। और कूड़ा जा रहा है, कूड़ा जा रहा है तो कूड़ा बाहर आ रहा है। समाधान, कम से कम 16 वर्ष तक, 10वीं तक वैदिक शिक्षा व्यवस्था। आप ऐसे भी देख लीजिए, जो वर्तमान एशिया है गुरुदेव, इस पूरे एशिया पे भगवान राम का राज्य था। जो वर्तमान एशिया, आप लोग बाद में गूगल कर लीजिएगा एशिया के देशों का नाम, इस पूरे एशिया पे 5,500 साल पहले युधिष्ठिर का राज्य था। लगभग 50% एशिया पे 2,500 साल पहले चंद्रगुप्त का राज था। लगभग 50% एशिया पे 2000 साल पहले अशोक का राज था। और आज डिफरेंस क्या है? भारत और अफगानिस्तान, जिसका नाम पहले गंधार था, आज वहाँ अराजकता है, बदहाली है, खाने के लिए नहीं है, भूखमरी है। भारत बेटर पोजीशन में है। जानते हैं अंतर क्या हुआ? अफगानिस्तान में मदरसा खुल गया, भारत में थोड़े मदरसे कम खुले। पाकिस्तान बदहाल है, रोज बम धमाके हो रहे हैं, रोज वहाँ पे अशांति फैली हुई है। डिफरेंस क्या है? मदरसों की संख्या बढ़ गई। बांग्लादेश अशांत है, अराजकता फैली हुई है, रोज बम धमाके हो रहे हैं, क्या? मदरसों की संख्या बढ़ गई। अगर आप कंट्री वाइज देखिए, ये जो कुछ देशों का मैं नाम बता रहा हूं जो पहले भारत के अंडर में थे, उस विशाल भारत के अंडर में, उसमें से आज की डेट में यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत। जो गंधार पहले शांत समृद्ध खुशहाल था वो अशांत है। जो कुंभा पहले शांत समृद्ध खुशहाल था, जब से वो काबुल बन गया अशांत है। जो पर्शिया पहले शांत समृद्ध खुशहाल था, जब से वो ईरान बन गया अशांत है। जो कैके पहले शांत समृद्ध खुशहाल था, जब से वो पेशावर बन गया अशांत है। जो बाल्हिक पहले शांत समृद्ध खुशहाल था, वो बल्ख बन गया तो अशांत है। जो कंबोज पहले शांत समृद्ध खुशहाल था, वो जैसे ही बदख्शा बना अशांत है। तो अशांति क्यों बढ़ गई? क्योंकि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कम हो गई और मदरसा शिक्षा व्यवस्था बढ़ गई। हम क्या ये चाहते हैं कि भारत में ये व्यवस्था आगे बढ़े? नहीं। हम भारत को कैसा चाहते हैं? हमारी यंग जनरेशन, हमारी आने वाली जनरेशन
आराम से रहे, शांति से रहे। और शांति दो ही तरीके से आती है, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दुर्भाग्यवश अभी तक इसके पहले की सरकारों ने दो विषयों पे काम नहीं किया। मैं यही कोशिश कर रहा हूं गुरुदेव कि शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। शिक्षा में संस्कार का एक ही तरीका है, वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाए, और कानून का खौफ ये हमारे भारत में सिस्टम था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जो जुडिशियल सिस्टम था, उसमें जुडिशियल जो केस थे उसकी 4 कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी थी जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर न्याय। कोई विवाद हुआ, दरबार में आया, 1 घंटे के अंदर न्याय हो गया। दूसरी कैटेगरी थी जस्टिस विद इन डे, 1 दिन के अंदर न्याय। तीसरी कैटेगरी थी मुकदमा थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा पूछताछ करनी पड़ेगी, थोड़ा खुफिया वालों से भी बातचीत करनी पड़ेगी, वो कैटेगरी थी जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर न्याय। और एक एक्सेप्शनल कैटेगरी थी, वो बहुत कम केस हुआ करते थे, वो था जस्टिस विद इन मंथ, यानी 1 महीने के अंदर न्याय। आज हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ चुकी है, 50-50 साल लग जाते हैं मुकदमा करने, 50-50 साल। कानून का खौफ नहीं है, कोई किसी की जमीन लिखवा देता है। पता चला आप पुणे में बैठे हैं, गुजरात में आपकी जमीन कोई और बेच के चला गया, ऐसे हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक विद्या देवी का केस आया। 30 साल तक वो मुकदमा लड़ रही थी, ये सिद्ध करने के लिए मैं जिंदा हूं। क्यों? उनको कागजों में मार दिया था। 30 साल लड़ी, और जब मर गई तो मर गई, मरी है 2025 में, कागजों में मार दिया था उनको 1995 में। और मारा क्यों था? बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। विद्या देवी की मां गुरुदेव खत्म हो गई 75 में, तो मरने के पहले उनके बेटा नहीं था, वो विद्या देवी को 15 बीघे जमीन वसीयत करके चली गई, विल करके चली गई। विद्या देवी अपने ससुराल में रहने लग गई। 95 में, मतलब उनकी मां के मरने के 20 साल के बाद, उनके गांव वालों ने उनकी मां को जिंदा कर दिया कागज में। विद्या देवी की मां कब मरी? 1975 में। और कागज में जिंदा कब किया? 1995 में। और विद्या देवी मरी 2025 में, और इनको मार कब दिया? 1995 में। मतलब मां को मरने के 20 साल के बाद जिंदा कर दिया, और विद्या देवी को मरने के 30 साल पहले मार दिया, और मार के 15 एकड़ जमीन लिखवा लिया। विद्या देवी मरते मरते चली गई, और जिन लेखपाल, पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम ने ये पूरा खेल किया था, उनको कुछ नहीं हुआ, वो भी नौकरी करके रिटायर हो गए। क्यों ऐसा हुआ? कानून का खौफ नहीं। झूठ बोलना तो यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। झूठ बोलना दुनिया के कई देशों में सबसे सीरियस क्राइम है। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। इसलिए झूठे वादे, झूठे नारे, झूठी बातें, झूठी स्टोरी, झूठा न्यूज, झूठी डिबेट, सब झूठा झूठा हो जाता है। झूठा मैनिफेस्टो, खटाखट फटाफट, खटाखट फटाफट, कुछ भी वादा कर दो। तो भारत को, मेरी कोशिश यही है कि भारत में शिक्षा में संस्कार हो और भारत में कानून का खौफ हो। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। इसके लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए और जुडिशियल सिस्टम को बदला जाए। अभी गुरुदेव पिछले 1 सप्ताह से बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को पलायन कराया जा रहा है। हिंदू पलायन कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद का नाम पहले था कीर्तेश्वरी। हमारे जो 51 शक्तिपीठ हैं उसमें से एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। मुर्शिद खां नाम का लुटेरा गया, उसने कीर्तेश्वरी मंदिर को लूटा, तोड़ा और वहां अपनी नेम प्लेट चिपका के चला गया। कीर्तेश्वरी को बना दिया उसने मुर्शिदाबाद।
और तब से हिंदू कम होने शुरू हुए, कम होते 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 अब आज की डेट में हो गए हैं 30%, और अब पलायन कर रहे हैं। अबू धाबी में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में हिंदू 10% से कम है। कभी आपने अबू धाबी, दुबई, कुवैत, बहरीन में सुना कि हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? नहीं। क्यों? कानून का खौफ है। भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होय न प्रीत, और भगवान कृष्ण कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे, और हम आम भाषा में क्या कहते हैं? लोहा लोहे को काटता है। दुर्भाग्यवश न हमने भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत पहले लागू किया, न सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत लागू किया, न लोहा लोहे को काटता है सिद्धांत लागू किया। इसलिए कोई कानून बनाओ, आ जाते हैं 150 लोग सड़क पे आ जाते हैं, बस जला देते हैं, ट्रेन जला देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। यहाँ है क्यों? क्योंकि यहाँ पे झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच, और सड़क घेर के जाम कर देना और बस को जला देना, ये भी जो है एक तरीके से विरोध का तरीका है। और तरीका क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे पुराने वाले कानून घटिया हैं। कानूनों पे काफ़ी कार्य हो रहा है। 1500 अंग्रेज़ी कानून ख़त्म हो चुके हैं, लगभग 50 कांग्रेसी कानून भी बदल दिए गए हैं, उसमें से एक वक्फ एक्ट भी है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ बदलना बाकी है। तो मेरी कोशिश यही है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को पलायन न करना पड़े, हमारे आने वाले बच्चों को पलायन न करना पड़े। भारत में भय बिन होय न प्रीत हो, भारत में सठे साठ्यम समाचरित हो, और संविधान की ये जो गलत व्याख्या हो गई है, जो धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया, और जो गाय और लकड़बग्घे को एक समान देखने लग गए, जो आम और बबूल को एक समान देखा जा रहा है, ये बदले। इसी के लिए गुरुदेव में प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान स्वामीनारायण जी के आशीर्वाद से, यही मेरी कोशिश है। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ। फ्राइडे की सुबह अपना मैं घर से निकलता हूँ, बैग लेके सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से बाहर कहीं चला जाता हूँ, और फिर मंडे की सुबह लौटता हूँ दिल्ली। तो एयरपोर्ट स्टेशन सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ और शाम को घर पहुँचता हूँ। 2025 का गुरुदेव आज 45वां जिला है आज 2025 का। अभी तक वो सैटरडे संडे आया नहीं घर में विश्राम करने वाला। ऐसे ही 2024 में 122 जिलों में जाना हुआ था, 2023 में 115 जिलों में जाना हुआ था। और अब हमने एक और विशेष नियम बना लिया है कि हमारा जहाँ कार्यक्रम होगा, अगर उसके 100, 150 या 200 किलोमीटर के अंदर स्वामीनारायण भगवान का मंदिर होगा तो वहाँ ज़रूर जाऊँगा। तो मेरा कार्यक्रम सुबह सोलापुर का था, तो मैंने आग्रह किया कि गुरुदेव अगर मैं आ सकता हूँ, तो गुरुदेव ने आदेश दे दिया। इसी बहाने आप लोगों से मिलना हो गया। आपको प्रणाम करता हूँ गुरुदेव, आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित में करिए। कैसे करना है, मैं एक छोटा सा 1 मिनट के अंदर टिप्स बता देता हूँ। भारत में ट्विटर और इंस्टाग्राम मात्र 5 करोड़ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन भारत में फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज़ करते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड आप बना सकते हैं, ये आपके हाथ में है। एक अच्छी बात यह है कि गांव का किसान, मजदूर, रेडी वाला, पटरी वाला, चाय वाला, खुमची वाला, मूंगफली बेचने वाला, पान बेचने वाला, सब क्या यूज़ करते हैं? फेसबुक। तो उनके तक सारी बातें पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है आप जैसे बुद्धिजीवियों का फेसबुक पे रहना। तो क्या करिए, आप 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। लेकिन फेसबुक फ्रेंड बनाने में हम जो गलती करते हैं, हम अपने जान पहचान वालों को अपना फ्रेंड बनाते हैं, अपनी जाति वालों को फ्रेंड बना लेते हैं, सारे पटेल को फ्रेंड बना लेते हैं, सारे पवार को फ्रेंड बना लेते हैं, सारे सिंधे को बना लेते हैं। ये नहीं करना, अपने नाम से करना। जैसे आपका नाम क्या है? विशाल। शादी हो गई?
अभी नहीं। तो विशाल जी आप 5000 विशाल को फ्रेंड बना लो। फायदा ये होगा, विशाल हिंदू भी होगा, विशाल जैन भी होगा, विशाल बौद्ध भी होगा, विशाल सिख भी होगा, विशाल गुजराती भी होगा, विशाल बंगाली भी होगा, विशाल तमिलियन भी होगा, विशाल कश्मीरी भी होगा, विशाल ब्राह्मण भी होगा, विशाल क्षत्रिय भी होगा, विशाल वैश्य भी होगा, विशाल दलित भी होगा, विशाल किसी कंपनी का मालिक होगा, विशाल किसी कंपनी में मजदूर भी होगा, विशाल रिक्शा चलाने वाला भी होगा, विशाल किसी अरबपति भी होगा, करोड़पति भी होगा, लखपति भी होगा और खाकपति भी होगा। तो आपने 5000 विशाल को अगर जोड़ लिया और जो बात आपको ठीक लगी, गुरुदेव की बात ठीक लगी, मेरी बात ठीक लगी, कभी जहां कुछ ठीक बात लगी वो बात आपने फेसबुक पे लिख दिया, तो अभी तो आपने सुना तो आपने अपनी तक रखा या 2-4 लोगों को और बता दिया, लेकिन अगर आपने फेसबुक पे डाल दिया तो आपकी बात कितनी पहुंच गई? 5000 विशाल तक पहुंच गई। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सारे विशाल आपके दोस्त हो गए। आपका नाम क्या है विशाल जी के पीछे? राकेश। और शादी हो गई? पत्नी का नाम निशा। तो राकेश जी आप 5000 राकेश को फ्रेंड बना लो और निशा जी को बोलो 5000 निशा को फ्रेंड बना ले। तो आपके पास कितनी कनेक्टिविटी हो गई? 10,000। पिताजी को और बनवा दिया 5,000, 15,000। माता जी के नाम पे एक और अकाउंट बनवा दिया तो 20,000। और इसका उपयोग केवल और केवल अच्छी बातों के प्रचार करने में करना है। एक बार 5000 फ्रेंड बनाने में टाइम लगेगा, उसके बाद तो लिखने में 2 मिनट लगता, 3 मिनट लगता। जब भी कोई व्हाट्सएप पे अच्छी बात आई, खुद पढ़ा, अच्छा लगा, फेसबुक पे डाल दिया। ऐसा सब लोग कर सकते हैं क्या? सब लोग कर ले, मैं कह रहा हूं क्रांति आ जाएगी। बहुत सारी चीजों के बारे में धर्म रिलीजन का अंतर लोगों को नहीं पता, मंदिर मस्जिद का अंतर नहीं पता, धर्म और धर्मांतरण का अंतर नहीं पता, संविधान में क्या लिखा है लोगों को नहीं पता, एजुकेशन सिस्टम ये सड़ा हुआ है ये लोगों को नहीं पता, हमारा जुडिशियल सिस्टम सड़ा हुआ है, क्यों सड़ा हुआ है उसका उदाहरण आपको मैंने विद्या देवी वाला दिया, ये लोगों को नहीं पता। परेशान सब लोग हैं, लेकिन समाधान सब समझ नहीं आ रहा है समाधान क्या है। समाधान के लिए जागरूकता करने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम ये हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पीछे माताओं को और बहनों को विशेष रूप से प्रणाम। आप थोड़ा दूर हैं इसलिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आभार गुरुदेव, धन्यवाद।